गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन द सुनामी के लैंग्वेज वर्किंग विद लैंग्वेज बड़ा पार्ट जो है कर रहे थे, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें कुछ सेंटेंसेस जो है आपके सामने है। कॉलम बनाया मैंने ए और बी। आपको इन दोनों कॉलम्स में जो सेंटेंसेस जो लिखे गए हैं, एक ही सेंटेंसेस है जो दोनों तरफ लिखा गया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में जो है वो डिफरेंस है। तो आपको स्टडी करना है, इसको देखना है ध्यान से कि किसमें क्या चेंज है और समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार जो है वो ए कॉलम वाले सेंटेंस जो है वो बी कॉलम वाले सेंटेंसेस से अलग है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस लिखा गया है, मेघना वॉज स्वेप्ट अवे। Meghna was swept away. Meghna was swept away. और बी में इस सेंटेंस को लिखा गया है, The waves swept away. Swept Meghna away. ऐसे किसी दूसरा सेंटेंस, अलमास ग्रैंडफादर वॉज हिट। और यहाँ पर लिखा गया समथिंग हिट अलमास ग्रैंडफादर ऑन द हेड। ऐसे कैसे तीसरा जो है, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। इसमें लिखा है द वेव्स वॉश्ड अवे 60 विजिटर्स। फिर चौथा जो है, नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड। और इसमें लिखा है पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल कार्केसेस। तो ध्यान से आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि एक चीज जो है वो ए कॉलम की जो सेंटेंस है उसमें नहीं दी गई है, और बी कॉलम वाला जो सेंटेंस है उसमें दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब वर्ब जो है वो पैसिव फॉर्म में होती है, जिसमें काम को करने वाले डूअर जो है, कर्ता जो है, उसका उल्लेख नहीं होता है, और वर्ब जो है पैसिव फॉर्म में होती है, तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। वर्ब का पैसिव फॉर्म में जो है हेल्पिंग वर्ब। एक मिनट आपको जो है मैं समझा देता हूं पैसिव फॉर्म कैसे होगा वर्ब का। पैसिव फॉर्म वर्ब का समझने के लिए आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब का तीसरा अगर है तो ये जो है वर्ब का पैसिव। अब ये कंफ्यूजन आपके नहीं रहना चाहिए कि सर वर्ब का जो है वो पैसिव फॉर्म सर कैसे होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो आपको समझना है कि वो जो है वो पैसिव फॉर्म है वर्ब का। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो ये पैसिव फॉर्म। जब वाक्य में कार्य को करने वाला जो कर्ता जो होता है उसका उल्लेख नहीं होता है, या उल्लेख होता भी है तो गौण होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसको जो है वो पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसमें देखिए, अब इसमें देखो, मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, मेघना को बहा दिया गया।
मेघना को बहा दिया गया। अब कहाँ किसके द्वारा बहा दिया गया, इस बात का उल्लेख, मतलब उसको बहाने वाला जो है, कर्ता जो है, डूअर जो है, उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया। इसी वाक्य को बी में देखो, द वेव्स, ये जो है डूअर ऑफ द एक्शन, कार्य को करने वाले का जो है उल्लेख यहां पर किया गया है कि लहरों ने मेघना को बहा दिया, लहरों ने मेघना को बहा दिया। तो ये जो है इसमें सब्जेक्ट जो है, डूअर जो है, एक्शन का डूअर जो है, कार्य का कर्ता जो है, उसका उल्लेख किया गया है। इसलिए ये वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस के वाक्य है। किसके वाक्य है? एक्टिव वॉइस। और ये जो है तरफ जो है वो पैसिव वॉइस के वाक्य है। जैसे दूसरा देखिए, दूसरे में भी देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। Alma's grandfather was hit on the head. अलमास के दादाजी जो है उनको सिर पर जो है वो चोट लगी, उनका सिर जो है किसी चीज से टकराया, ठीक है। किस चीज से टकराया उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया, मतलब डूअर, एक्शन का डूअर जो है वो इसमें नहीं है। तो ये भी जो है पैसिव वॉइस का वाक्य है। और इसमें देखो समथिंग, कुछ, एक्शन का डूअर इसमें है, कर्ता इसमें दिया हुआ है, इसलिए ये जो है पैसिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव वॉइस का, सॉरी। फिर जो देखिए 60 visitors were washed away, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस। तो इसमें देखिए हिंदी अर्थ उसका हो जाएगा 60 visitors were washed away, 60 पर्यटक जो है वो बह गए या बहा दिए गए। तो किसके द्वारा बहा दिए गए इसका उल्लेख उसमें नहीं है, इसमें उल्लेख किया हुआ है। लहरों ने जो है वो, या लहरों के द्वारा जो है वो 60 पर्यटक जो है वो बहा दिए गए। ऐसे कैसे? लास्ट वाला देखिए, नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का फॉर्म पैसिव है। किसी भी जानवर की अवशेष जो है, कंकाल जो है वहां नहीं मिले, नहीं मिले मतलब किसको नहीं मिले, किसने खोजा था किसको कि कंकाल जो है जानवर के नहीं मिले, तो उसमें सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें है लोगों को जो है वो किसी जानवर के अवशेष नहीं मिले। तो आपको ये समझना है, इस बात से ये स्पष्ट होता है, सीधी सी बात है, एक्टिव और पैसिव के ये वाक्य है। और एक्टिव पैसिव वाला पोर्शन जो है ग्रामर का, वो मैं 2-3 पाठ और कविताएं जो पीछे रही है उनको करवाने के बाद ग्रामर वाला 4-5 चैप्टर जो है वो हम करेंगे। उसमें मैं सबसे पहले ग्रामर में पैसिव लेने का प्रयास रहेगा मेरा। तो पैसिव वॉइस वाला जो चैप्टर होगा उसमें मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से, एक्टिव और पैसिव को आपको समझाऊंगा, सॉरी, एक्टिव और पैसिव को उसमें विस्तार से आपको डिटेल से जो है वो समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन फिलहाल जो आपके सामने ये एक्सरसाइज है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपको इन सेंटेंसेस से जो है वो समझ में आया होगा कि जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ होता है और सब्जेक्ट जो है कार्य को करने वाला जो है उसका उल्लेख उसमें नहीं होता है, अगर होता भी है तो गौण होता है, तो वो वाक्य या इस प्रकार के वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में कार्य को करने वाला जो डूअर है, एक्शन है, एक्शन का जो डूअर है उसका उल्लेख किया हुआ होता है, तो जो है वो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। तो सीधी सी बात है, जिस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, वो एक्टिव वॉइस है, और जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता है
या सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं होता है वो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। मैंने इनको समझाया भी है। व्हेन द वर्ब्स आर इन पैसिव फॉर्म, जब क्रिया जो है वो पैसिव रूप में होती है और यानी डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन। वर्ब पैसिव फॉर्म में होती है मतलब उस एक्शन को करने वाला जो है डूअर जो है उसका उल्लेख नहीं होता है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाता है। और अगर व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज मेंशन, और जब कार्य को करने वाले का उल्लेख दिया हुआ होता है तो वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में कहलाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब काम को करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको वाक्य को समझना है एक्टिव वॉइस में, और अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, काम को करने वाले का उल्लेख नहीं है, तो आपको जो है वो वाक्य को समझना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अब आपके सामने मैं कुछ उदाहरण जो है वो दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है और कौन सा वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस का है। तो प्रस्तुत है कुछ उदाहरण। लिखा है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये वाक्य जो है, निम्नलिखित वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, आपको ध्यान रखना है। पहचान आपको मालूम है कि वर्ब जब पैसिव फॉर्म में हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो आपको उसको पैसिव समझना है, और अगर सब्जेक्ट का उल्लेख किया हुआ है, डूअर ऑफ द एक्शन दिया हुआ है, तो आपको उस वाक्य को जो है वो एक्टिव वॉइस में समझना है। पहला आपको करके दिखाया गया है, बाकी बड़े आपको करने हैं, पहचान आपको करनी है। और अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो आपको आगे लिखना है ए, अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है तो आपको लिखना है पी। तो पहला वाक्य देखिए, someone stole my bicycle। someone मतलब डूअर जो है, डूअर ऑफ द एक्शन इज मेंशन हियर। कार्य को करने वाला कर्ता जो है वो यहाँ उल्लेखित है, उल्लेख किया हुआ है उसका। तो ये वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में दर्शाया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो एक आपको और एक बात बता देता हूँ, वाक्य में जो बाय आता है और उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन आता है, और उससे पहले वर्ब जो है वो पैसिव फॉर्म में होता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे इसमें दिया है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, फिर बाद में बाय दिया है। तो आपको सीधा समझ जाना है कि वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है, वाक्य पैसिव वॉइस का है। ठीक है, क्योंकि वर्ब का रूप जो है वो पैसिव फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का, तो आपको समझना है कि वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है। तीसरा देखिए, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन ए डिच नियर माय हाउस। वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है, और सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन इज मेंशन, यानी कार्य का कर्ता जो है वो उल्लेखित है। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस का है। वाक्य नंबर 4, इट हैड बीन थ्रोन। देखिए इसको वाक्य को सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब पैसिव फॉर्म दिया है, वर्ब का पैसिव फॉर्म दिया है, मतलब वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5, माय फादर गेव इट टू द मैकेनिक। माय फादर गेव इट टू मैकेनिक, उल्लेख किया हुआ है सब्जेक्ट का, माय फादर, सब्जेक्ट उल्लेखित है, मतलब वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में है। लास्ट वाला देखिए, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी। द मैकेनिक
सब्जेक्ट वापस जो है वो मेंशन है, तो ये भी वाक्य जो है एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी में इसको करें। तो आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात में आपको एक और पहचान इसकी बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर होता है। वाक्य अगर एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के आपके सामने हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो उसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ होगा। तो आपको सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको उस वाक्य को जो है वो पैसिव वॉइस का वाक्य मानना है। क्या समझ में आया कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तीसरा रूप मुख्य क्रिया का दिया है, तो आपको उस वाक्य को पैसिव वॉइस में समझना है। और पैसिव वॉइस की एक वाक्य की और पहचान होती है कि ऑब्जेक्ट से पहले उसमें बाय दिया हुआ होता है, बी वाई, एक और पहचान इसकी ध्यान रखना। और जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसमें जरूरी नहीं है कि जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसमें एक्शन का जो डूअर है, कार्य को करने वाला जो है, सब्जेक्ट जो है उस वाक्य का वो जो है वो प्रधान होगा उसमें, एक्टिव वॉइस के वाक्य में उसको ज़्यादा महत्व दिया हुआ होगा सब्जेक्ट को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप जो है इन दोनों की जो है वो पहचान कर सकते हो। और आगे विस्तार से हम इन चीज़ों को, एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को, जिनमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं, चाहे असरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, इंपरेटिव है, भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं, तो वो आपको समझाएंगे किस प्रकार से इनको बदला जाता है। वो सभी चीज़ें जो है वो अलग से इसका हम चैप्टर करेंगे, और 3-4 पार्ट करते हैं, और उसके बाद पीछे वाली जो पॉइंट्स जो रही है उनको लेने के बाद विस्तार से इस चैप्टर पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, जो है वो बड़ी क्लासों में भी 9th में, 10th में, 11th में ये चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपटीशन एग्जाम में भी जो है वो इस चैप्टर से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी विस्तार से जो है हम डिस्कशन करेंगे 3-4 पार्ट होने के बाद। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे मैं एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें आगे वाला पार्ट लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्रश्नों के उत्तर, पार्ट के पीछे जो प्रश्न आते हैं या पैसेज के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाए, उनका पैटर्न क्या हो, WH प्रकार के जो प्रश्न है, हाउ वाले जो प्रश्न है, इंट्रोगेशन प्रोनाउन वाले प्रश्न, तो इन प्रश्नों के उत्तर देने का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से स्टार्ट किया जाए उनका, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप खुद जो है वो प्रश्नों के उत्तर आप उस टेक्स्ट में से ढूंढ करके स्वयं प्रयास कर सके। इस ज़रूरत को महसूस करके मैं जो है वो कल जो है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। तो कल वाला वीडियो लेक्चर जो है वो अनिवार्य रूप से सभी देखें, और अपने बड़े भाई बहन जो भी है उनको भी जो है वो देखने के लिए प्रेरित करें, उनको दिखाएं, उनके लिए भी वो चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। क्लास 12 तक जो है वो, और अपने आस पड़ोस के दूसरी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको भी जो है वो इस चीज़ को दिखाएं, और अपने स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वे भी जो है वो ऑनलाइन क्लास का जो है लुत्फ उठा सके। तो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।